हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस टॉपिक में हमने दो तरीके का प्रश्न शामिल किया है। पहला जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न है वह स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, और दूसरा जो सिंपल वे में वन लाइनर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न है। तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि विगत वर्षों का अगर प्रश्न पत्रों को देखें तो बीपीएससी ने कुछ अपना प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है उसमें बदलाव लाया है, तो एक दो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमने स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया है। और चूंकि इसका एक ऑप्शन ई होता है जिसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसके ई के ऑप्शन नंबर ई के कारण इसका स्टेटमेंट वाइज जो प्रश्न होता है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, उसमें से आपको सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पहला कथन है। तो यह कथन गलत है, ऐसा नहीं किया गया था, क्योंकि 1813 का जो एक्ट आया था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि दो एक्सेप्शन थे। एक तो चाय और चीन पर उसका अभी भी एक अधिकार बना रहा था, जिसे 1833 ईस्वी में समाप्त किया गया। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो यह दूसरा कथन जो है वह सही है, यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो सही है, यानी कि आंसर बी। अब इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप डिटेल भी देखिए। उत्तर बी। व्याख्या है, सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1813 के तहत चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर, अभी हमने बताया कि 1813 ईस्वी के जो एक्ट था उसमें भी चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा ईस्ट इंडिया कंपनी पर, जो कि 1833 ईस्वी तक आते आते इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो यही हुआ था कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से प्रत्यक्ष शासन भारत में प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और संचालक मंडल को भी समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर उसे वायसराय कर दिया गया। इसके अलावा भारत में शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की जाने लगी, और यह जो राज्य सचिव होता था वह ब्रिटिश कैबिनेट के अंतर्गत होता था। राज्य जो सचिव होते थे इसमें चूंकि इसकी जो काउंसिल होती थी उसमें 15 सदस्य होते थे, जिसमें से 8 की जो नियुक्ति थी वह क्राउन के द्वारा की जाती थी, और शेष जो नियुक्तियां होती थी वह डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी। तो मेनली यही इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कि ब्रिटिश के साम्राज्य के नाम से प्रत्यक्ष शासन भारत में प्रारंभ हुआ, राज्य सचिव की नियुक्ति की जाने लगी और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो इस प्रकार यह इसका आंसर बी हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। यानी कि 1857 के विद्रोह से संबंधित ऐसा कौन सा नेतृत्व करता है, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी, ऐसा कौन सा भारतीय नेता है जिसे उसके ही मित्र ने धोखा दिया और इसी कारण उसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया। ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे वह अपने मित्र के साथ, उनका मित्र का नाम था मान सिंह, तो यह अपने मित्र के साथ पारो के जंगल में रात्रि निवास कर रहे थे, और इसी समय मान सिंह जो इनके मित्र थे उनके द्वारा धोखे से इसकी सूचना अंग्रेज अधिकारी को दे दी गई, और परिणाम स्वरूप तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया। और इसके बाद 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र मान सिंह के द्वारा धोखे देने के कारण अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा तात्या टोपे को पारो जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया, और परिणाम स्वरूप 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इसका भी डिटेल दिया हुआ है।
नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी आए और रानी लक्ष्मीबाई से इन्होंने हाथ मिलाया था, यानी कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई मिलकर इन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने की बात की थी। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड में विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था और अंग्रेज अधिकारी ह्यूज हेनरी रोज को, हीरोज ही है, ग्वालियर के ऐतिहासिक युद्ध में उसे हराया था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला का संचालन किया और इन्हें 1 वर्ष तक अंग्रेज अधिकारी पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह के द्वारा इन्हें धोखे से अंग्रेजों के द्वारा पकड़वा दिया गया, वो भी उस समय जब ये पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे और परिणाम स्वरूप इन्हें पकड़कर शिवपुरी ले जाया गया और वहां सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा, यानी कि तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। सही स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसे आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो देखिए यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय गीत 1911 ईस्वी में गाया गया, यह सही है, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया पहली बार राष्ट्रीय गीत, यह सही है, लेकिन 1911 ईस्वी में गाया गया, यह गलत है। पहली बार जो गाया गया था वह 96 ईस्वी में इसे गाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था, यह सही है। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, यह सही है। तो पहला स्टेटमेंट में दिया था 1911, जो कि गलत है। दूसरा कथन, केवल एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिलाएं थी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केवल एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने ही स्वतंत्रता से पहले आईएनसी में महिला प्रेसिडेंट का भूमिका नहीं निभाई थी। एक और 1933 ईस्वी में नलिन सेन गुप्ता, जो कि एक महिला ही थी और इसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो स्वतंत्रता से पहले ऐसे 3 महिला नेत्री थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिन सेन गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो पहला कथन सही है, न ही दूसरा कथन सही है। पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, लेकिन 1911 ईस्वी में नहीं, बल्कि 1896 ईस्वी में। दूसरा, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के अलावा 1933 ईस्वी में नलिन सेन गुप्ता ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। तो इसका स्टेटमेंट न तो 1 और न ही 2 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू 1925 में की, नलिन सेन गुप्ता 1933 ईस्वी में की थी। और वंदे मातरम को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया और 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान को गाया गया था। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों गलत है, यानी कि आंसर डी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें भी आपको सही कथन को चूज करना है। भगत सिंह, आज़ाद तथा राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और आज़ाद ने ही सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। यह गोली क्यों मारी थी, तो आपको जानकारी होगी कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए पंजाब में ज़बरदस्त विरोध किया गया था। पंजाब से पूरे भारत में, पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और इसी जुलूस में, जो नेतृत्व साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, इस जुलूस में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई और लाला लाजपत राय को गहरे जख्म लगे थे। परिणाम स्वरूप 1 महीने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा, उद्यम सिंह ने 1909 में ब्रिटिश अधिकारी कर्नल वायली की हत्या की थी। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कर्नल वायली की हत्या 1909 ईस्वी में उद्यम सिंह ने नहीं, बल्कि मदन लाल धिंगरा ने की थी। उद्यम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो दोषी थे जनरल ओडायर, उसकी हत्या की थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल 1 सही है। ठीक है, इसका भी डिटेल है, आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय, वही हमने जो बताया वही यहाँ पर डिटेल में भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 ईस्वी में 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह बहुत फेमस सम्मेलन है जो कांग्रेस का हुआ था 1929 ईस्वी में। यह इसीलिए सम्मेलन फेमस है क्योंकि इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थे वह जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। और यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो पहली बात है कि 1929 का जो अधिवेशन था पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित था, पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और यही चलकर आगे हम जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था पूर्णतः। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई और 26 जनवरी को संविधान लागू किए जाने की तारीख को चुना गया और उसी दिन हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथन को विचार करें। मैडम भीखाजी कामा जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी महिला थी, इनसे संबंधित सत्य कथन को आपको चुनना है। पहला कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे संबंधित प्रश्न आपका 66वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। वहाँ पर संभवतः पेरिस की जगह पर लंदन दिया हुआ था, लेकिन यह कथन भी गलत है क्योंकि मैडम कामा ने 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज तो फहराया था, लेकिन यह सम्मेलन जो था वह पेरिस में ना होकर जर्मनी के स्टुटगार्ट में यह सम्मेलन हो रहा था। तो यह कथन, पहला कथन गलत है। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, यह बिल्कुल सही है। तीसरा, मैडम कामा के पिता पारसी थे, यह भी कथन सही है। यानी कि इसका स्टेटमेंट पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1816 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे। इनके पिताजी का नाम सुरबजी फ्रामजी पटेल था। उनका विवाह रुस्तम केआर कामा से हुआ था जो एक प्रसिद्ध वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने स्वाधीनता झंडा फहराया था और कलकत्ता, यह जो स्वाधीनता झंडा जो था वह कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत होगा। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने राष्ट्रीय झंडे को फहराया था और दूसरा और तीसरा सही है क्योंकि यह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी और इनके माता पिता पारसी थे। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत जो कि एक क्रांतिकारी संगठन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है या बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। अभिनव भारत जो क्रांतिकारी संगठन था उसका गठन वीर सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। वीर सावरकर 1904 ईस्वी में। एक्चुअली जो अभिनव भारत जो संगठन थी वह क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का ही परिवर्तित रूप है। यानी कि मित्र मेला का भी गठन वीर सावरकर के द्वारा किया गया, अभिनव भारत का भी गठन वीर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि गुप्त समाज अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा की गई। आइए इसका डिटेल देखिए। 1904 में वीर सावरकर ने क्रांतिकारियों की गुप्त समिति अभिनव भारत का गठन किया था। प्रारंभ में इसका नाम मित्र मेला था। यह मैजिनी के तरुण इटली के तर्ज पर स्थापित की गई सभा थी। यानी कि जो यहाँ पर जो गुप्त अनुशीलन समिति को जिसने स्थापना की थी जो कि मित्र मेला का ही परिवर्तित रूप है, अभिनव भारत का जो गठन किया था वह इटली में मैजिनी के द्वारा तरुण इटली की जो गठन किया गया था उसी के तर्ज पर किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। डांडी यात्रा के साथ निम्न में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो डांडी यात्रा जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि डांडी यात्रा भारत में 12 मार्च से 5 अप्रैल
30 ईस्वी के बीच दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। और दांडी यात्रा के 5 अप्रैल तक दांडी यात्रा चला और 6 अप्रैल को पूरे भारत में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी कि दांडी यात्रा जो संबंधित है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका डिटेल देखिए। अब फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी को अपनी इच्छा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार सौंपा गया। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के पास 11 सूत्रीय मांग को प्रस्तुत किया, परंतु लॉर्ड इरविन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, यानी कि गांधी जी को मिला दिया जाए तो 29, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा को प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों में की है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यह आपने लूसेंट में भी देखा होगा, कई महत्वपूर्ण फोकस किया हुआ इसे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो लेखों की एक श्रृंखला है वह अरविंदो घोष की लेखों की श्रृंखला है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका डिटेल देखिए। अरविंदो घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है। 1905 में बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना अरविंदो घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम के द्वारा की और जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और वहीं पर उन्होंने कई आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। परिणाम स्वरूप इन्होंने कांग्रेस की जो नरम दलीय राजनीति थी, नरम दलीय जो पॉलिटिक्स थी, उसकी आलोचना करने के लिए एक लेखों की श्रृंखला लिखी इन्होंने, जिसे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला अरविंदो घोष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1910 के बाद अरविंदो घोष राजनीति से संन्यास लेकर योगी के रूप में पुडुचेरी में रहने लगे थे और इन्होंने द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द एसे ऑन द गीता, कन्वर्सेशंस ऑफ द डेड, द सुपरमैन आदि इन्होंने ग्रंथ भी लिखी है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो स्वदेशी और बहिष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने सुना होगा स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन जो किया गया, स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शामिल किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में ही प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। इसका डिटेल देखिए। 4 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के आधिकारिक घोषणा के बाद लोगों की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। फेडरल हॉल में आयोजित बैठक में स्वदेशी आंदोलन तथा वंदे मातरम का नारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत उग्रवादी नेताओं के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत चूंकि स्वदेशी और बहिष्कार की बात कही, स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, बहिष्कार विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं को बहिष्कार करेंगे। तो इसके अंतर्गत सरकारी सेवा, अदालत, स्कूल, कॉलेज, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार, राष्ट्रीय स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना के द्वारा शिक्षा प्रसार आदि पर फोकस किया गया था। तो यह है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। अगला है 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? यह यूपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। तो 1927 की जो बटलर कमेटी गठित की गई थी उसका एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और देशी रियासत के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना था। भारतीय राज्य समिति के द्वारा 16 दिसंबर 1927 को हार्टकोट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया था। इसका गठन भारत सरकार और देशी रियासत के बीच संबंधों की जांच करना, उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना और उसमें सुधार लाना था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया। चूंकि भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को कैसे सुदृढ़ करें तो इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो इसने 16 राज्यों का दौरा करके इसने रिपोर्ट बनाई थी और इस रिपोर्ट को 1929 ईस्वी में इसने
पेश की थी। तो यह है बटलर कमेटी जो कि 1927 ईस्वी में गठित की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय इतिहास के संबंध में जो द्वैध शासन है, आपने अगर भारतीय संविधान का विकास पढ़ा होगा तो उसमें 1919 ईस्वी का अधिनियम आता है। 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन पर बल दिया गया था। प्रश्न है कि द्वैध शासन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन का मतलब हो गया कि प्रांतों को जो प्रत्यायोजित विषय थे, यानी कि प्रांतों को विधि बनाने के जो अधिकार दिए गए थे, उसे दो वर्गों में डिवाइड किया गया था, यानी कि इसका आंसर डी होगा। आप प्रश्न कौन कौन से दो भागों में डिवाइड किया गया था? तो पहला भाग जो था उसे हस्ताक्षरित विषय के रूप में जाना जाता है, और दूसरा जो विषय था उसे आरक्षित विषय के रूप में जाना जाता है। तो यह 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है द्वैध शासन। और द्वैध शासन का मतलब होता है प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय इतिहास में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया। प्रांतीय विषय को दो मुख्य भागों में बांटा गया, हस्ताक्षरित विषय और आरक्षित विषय। जो हस्ताक्षरित विषय था उस पर गवर्नर का शासन होता था। यह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर इस पर कोई भी एक्शन लेता था। लेकिन जो आरक्षित विषय थे उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यानी कि आरक्षित विषय सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के अंडर में होता था, और हस्ताक्षरित विषय जो था वह गवर्नर के अंडर में होता था, लेकिन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सहायता से उस पर कार्य करता था। तो यह है 1919 के अधिनियम से संबंधित द्वैध शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? आपको देखना है कि कौन से आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं यहाँ पर संबंधित। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन के दौरान जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्टिव पर्सन थे। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई। तो गलत है यह स्टेटमेंट, क्योंकि अहमदाबाद जो श्रमिक हड़ताल हुई थी मिल श्रमिकों की, तो उसमें मोरारजी देसाई उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है गलत है। तीसरा, खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है, 2 गलत है, यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। व्याख्या दिया हुआ है कि चंपारण के वर्ष 1917 के नील आंदोलन के दौरान, जिसे चंपारण आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका रही थी। 1918 ईस्वी के खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का सहयोग दिया, लेकिन अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया था। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 3 जो है स्टेटमेंट नंबर सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 ईस्वी में स्थापित अवध किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यानी कि अवध किसान सभा से संबंधित कौन सा लीडर नहीं है? तो देखिए, जो फरवरी 1918 ईस्वी में अवध किसान सभा की गठन की गई थी उसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय संबंधित रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि अवध किसान सभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अवध किसान सभा के जो गठन किया गया था फरवरी 1918 ईस्वी में किया गया था उत्तर प्रदेश में, और इसका मुख्य जो कार्य क्षेत्र था वह उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, उन्नाव, बहराइच, सीतापुर आदि प्रमुख इसका स्थान था, जो कि अवध किसान सभा से संबंधित रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इसे सही कालानुक्रम में दर्शाना है। यानी कि आपको दर्शाना है कि कौन सा जो यहाँ पर घटनाक्रम है वह पहले घटित हुआ है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, रॉयल इंडियन नेवी में जो विद्रोह हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, या 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है। यानी कि कौन सा पहले घटनाक्रम हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर पहले हुआ है 3, 2, 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि जो कालानुक्रम में दर्शाएंगे तो सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर दिया हुआ है, आप डिटेल में देख ली। 1946, 9 अगस्त 1942 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। अगला प्रश्न है,
1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैलिको अधिनियम बनाया गया था। कैलिको एक्ट निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? तो जो कैलिको एक्ट 1720 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था वह भारत से आयातित सूती छीट के कपड़ों के उद्योग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया गया था जो भारत से आयातित सूती कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित रहा है। इसका डिटेल्स देखिए। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में सूती छीट के कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया था जिसे ही कैलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि कैलिको अधिनियम भारत से आयातित सूती छीट के कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। आज का लास्ट प्रश्न है यह। इसमें आपको बताना है कि स्वराज पार्टी से संबंधित सदस्य कौन कौन हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और अजमल खान। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वह 2 और 3 सही है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी भी स्वराज पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी और स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं रहे हैं। लेकिन विट्ठल भाई पटेल और अजमल खान स्वराज पार्टी से ही संबंधित रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विट्ठल भाई पटेल और अजमल खान सही हैं। ये दोनों स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो इस प्रकार से आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। यह जो प्रश्न थे वह स्टेटमेंट वाइज और वन लाइनर दोनों प्रकार के प्रश्न थे जो बीपीएससी के ट्रेंडिंग पैटर्न से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में आपके लिए यह उपयोगी साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।